कुछ पेशेंट बताते हैं कि सर हमें कब तक दवाई खानी पड़ेगी। इसका एक ही जवाब है कि आपको पूर्णतः जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आप याप्य अवस्था में आए हो। संवत्सर पुराण जब व्याधि हो जाता है तब वही व्याधि कष्ट साध्य की अवस्था में चला जाता है। वो आपकी दवाई से 15-20% तो फर्क हुआ, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये एक पूड़ी खाई तो हमारे घुटने दूसरे ही दिन घोड़े की तरह चलने लगे। तो ऐसी दवाइयों जो हमें कोई भी नॉर्मल पान के गल्ले पे या दुकान पे मिलती है, उसमें स्टेरॉइड होने की संभावना पूर्णतः है। औषधियों का प्रयोग अमात्रा में किसी के उपदेश के बिना, किसी वैद्य के परामर्श के बिना करने लगे तो वो औषधि निश्चित रूप से हमारे शरीर में साइड इफेक्ट दिखाएगी। नमस्कार, मैं वैद्य हर्ष उपाध्याय, मनोरमा आयुर्वेद क्लिनिक सूरत से। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की ये कुछ मिथ्स, भ्रमणाओं के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद एक पूर्णतः विज्ञान है जो हमारी संस्कृति का एक अविभिन्न भाग है। तो एक जब विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान के खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, विज्ञान के कुछ खुद के नियम होते हैं। तो ऐसा ही एक विज्ञान है आयुर्वेद। जब हम पूछते हैं कि सर आयुर्वेद धीरे असर करता है, तब आचार्य चरक बताते हैं कि रोग की साध्यता, रोग कितने समय में ठीक होगा, उसके 4 विभाग है। सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और असाध्य या प्रत्याख्यायी। जब व्याधि सुख साध्य हो कि वो एक ही दोष और दूसरे से मिला हुआ हो, जैसे कि हम सोचे कि पित्त हमारा दूषित है पर साथ साथ में रक्त नहीं दूषित है, दूसरी धातुएं दूषित है, पित्त से जुड़ी हुई रक्त धातु नहीं दूषित है, तब उसे चिकित्सा करना सरल हो जाता है। जब वो उपद्रव रहित हो, कुछ रोग में हम देखते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, एक में से दूसरा उपद्रव आ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन बिना के जो व्याधि हो उसकी चिकित्सा भी सरल होती है। बाद में हम देखें कि जिसके चिकित्सा चतुष्पाद पूर्ण हो, कि वो रोगी फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसके पास ट्रीटमेंट करवाने की क्षमता हो, उसको प्रॉपर वैद्य मिले और प्रॉपर औषधि, ये जो 4 चतुष्पाद है वो पूर्णतया प्राप्त हो, और रोगी की उम्र कम हो और रोग जो है वो नया हो, शीघ्र अवस्था में उत्पन्न हुआ। पेशेंट बताते कि सर मुझे 3 दिन से सर्दी हुई है, तो उसको मिटाने की जो दूरी है, लंबाई है, वो भी कम रहेगी। लेकिन वही सर्दी अगर 1 साल, संवत्सर पुराण जब व्याधि हो जाता है तब वही व्याधि कष्ट साध्य की अवस्था में चला जाता है। कष्ट साध्य यानी उसमें कुछ पथ्य पालन भी करना पड़ता है, उसकी चिकित्सा भी लंबी चलती है, तो ऐसे व्याधि है वो कष्ट साध्य होते हैं। उसके बाद कुछ व्याधि याप्य होते हैं। कुछ पेशेंट बताते हैं कि सर हमें कब तक दवाई खानी पड़ेगी। इसका एक ही जवाब है कि आपको पूर्णतः जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप याप्य अवस्था में आए हो, यानी एक से ज्यादा दोष दूषित है, एक से ज्यादा दूषिय का इन्वॉल्वमेंट है, आपके साथ साथ कुछ उपद्रव आ गए। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज में आपको रेटाइनोपैथी हुई है, नेफ्रोपैथी हुई है, तो ऐसी उपद्रव की अवस्था में आते हो आप। आम बात में पेशेंट फिजिकल डिफॉर्मिटी लेके आता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करके आता है, तो ऐसी अवस्था का जो पेशेंट है उसका मतलब उसका आयु अभी शेष है, पर उसको पथ्य पालन और नियमित रूप से दवाई लेने से उसको लंबे समय पे आराम मिल सकता है। वो दर्दी निदान का सेवन, यानी जिससे रोग हुआ है उसका सेवन कतई नहीं कर सकता। और कुछ व्याधि असाध्य होते हैं। असाध्य मतलब शास्त्र ने भी कुछ व्याधि की चिकित्सा करने का मना किया है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो यही फंडामेंटल रूल है आयुर्वेद के, कि आयुर्वेद धीरे असर करता है, आयुर्वेद लंबे समय की व्याधि की ही असर करता है, आयुर्वेद एक्यूट कंडीशन में, इमरजेंसी में काम नहीं करता। तो ये 4 फंडामेंटल रूल को जान के वैद्य को ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य चरक सूत्रस्थान के 10वें अध्याय में क्लियर कट इंडिकेट करते हैं। और बाद में एक बात आती है, हम सब उसको बहुत दृढ़ता से, विश्वास से मानते हैं कि सर आयुर्वेद दवाई की तो साइड इफेक्ट नहीं होती। साइड इफेक्ट किसको बोला जाता है? साइड इफेक्ट को साइंस में एडवर्स इफेक्ट बोला जाता है। एडवर्स इफेक्ट यानी एनी हार्मफुल कंडीशन दैट मे रिजल्ट ड्यू टू एनी मेडिकेशन और सर्जरी। कोई भी दवाई या सर्जरी से होने वाली विपरीत असर को एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कहा जाता है। हम जब दवाई लेने जाते हैं, हम सर्जरी करवाते हैं, तो क्या हम किसी डिग्री बिना के व्यक्ति के पास जाके सर्जरी करवाते? कतई नहीं करवाते। तो आयुर्वेद दवाई के बारे में जब हम ये बात आती है तो हम वो वैद्य की पात्रता, वो वैद्य की डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन, ये सब चेक करना क्यों भूल जाते हैं?
आयुर्वेद भी एक विज्ञान का ही भाग है। आचार्य चक्रपाणी उसके बारे में बहुत एक सही बात बोलते हैं कि औषध जो होती है वो वीर्य प्रधान होती है। वीर्य प्रधान मीन्स वेरी पोटेंट। वीर्य को अंग्रेजी में पोटेंसी कहा जाता है। वेरी पोटेंट होती है और वो कम मात्रा में ज्यादा परिणाम देने वाली होती है। और जो आहार होता है वो रस प्रधान होता है। रस प्रधान चीजें क्या होती है कि जो हमारे शरीर का ब्रूहण करे, प्रीणन करे, हमारे शरीर का विकास करे। लेकिन हम जब औषधियों का प्रयोग अमात्रा में किसी के उपदेश के बिना, किसी वैद्य के परामर्श के बिना करने लगे तो वो औषधि निश्चित रूप से हमारे शरीर में साइड इफेक्ट दिखाएगी। वो साइड इफेक्ट हमें आज पता न भी चले, शायद लंबे समय पे भी पता चले, लेकिन औषधि का प्रयोग, क्योंकि औषधि ऐसी चीज है कि वो शरीर में जाती है, उसका एक निश्चित ध्येय पूर्ण करती है और वो उसका काम खत्म करती है, जबकि वो आहार की तरह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बन पाती। तो ऐसी औषधियों का प्रयोग एक प्रॉपर वैद्य के गाइडेंस में ही करना चाहिए, तभी वो आयुर्वेद औषधि साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरी बात, ये बहुत हम सुनते हैं कि आयुर्वेद दवाई में स्टीरॉयड बहुत मिले हुए होते हैं। स्टीरॉयड कैसी चीज है कि वो कभी कभी बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस में भी पाई जा सकती है, जैसे यष्टि मधु, गिलोय वगैरह में नेचुरल फॉर्म में भी स्टीरॉयड होती है, उसीलिए वो दवाई इतनी अच्छी सी हमें रिजल्ट देती है। लेकिन जो हम स्टीरॉयड डॉक्टर भी हमको लिख के देता है, कोरोना जैसी महामारी में स्टीरॉयड का जो अतिमात्र प्रयोग हुआ और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो आज भी हम भुगत रहे हैं, ऐसी स्टीरॉयड का डर हमें आयुर्वेद दवाइयों में भी लगता है। लेकिन एक डिग्री धारक वैद्य जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको भी पता है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन पे स्टेरॉइड्स नहीं लिख सकता, वो अपनी दवाइयों में स्टेरॉइड नहीं मिला सकता। तो हम कोई भी अनएजुकेटेड व्यक्ति से आयुर्वेद दवाई ले और हम चमत्कारिक रिजल्ट की अपेक्षा रखें तो उसमें स्टेरॉइड होने का संभावना पूर्णतः है। बहुत बार हमारे वहाँ पेशेंट पाउडर की पुड़ी लेके आते हैं, सर आपकी दवाई खाई तो जो हमारा घुटना घिस गया था, 15 साल से घिसा हुआ घुटना, वो आपकी दवाई से 15-20% तो फर्क हुआ, लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये एक पुड़ी खाई तो हमारे घुटने दूसरे ही दिन घोड़े की तरह चलने लगे। तो ऐसी दवाइयों जो हमें कोई भी नॉर्मल पान के गल्ले पे या दुकान पे मिलती है, उसमें स्टेरॉइड होने की संभावना पूर्णतः है। ऐसी दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो हमारी किडनी, लीवर को ज्यादा समय लेने से बहुत नुकसान करती है। अगर ऐसी दवाइयाँ लेनी है तो डिग्री धारक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए। और जब बात आती है कि एक बहुत बड़ी भ्रमणा है कि आयुर्वेद दवाई में लेड, मर्क्यूरी, पारा ये सब मिला हुआ होता है, तो हर एक साइंस की दवाई की इफेक्ट और साइड इफेक्ट की अभी हमने बात की। तो जब बात आती है लेड, मर्क्यूरी की, तो दवाई के विभाग में आचार्य ने 3 विभाग बोले हैं। औषधि योनि बोला जाता है कि औषधि कहाँ से उत्पन्न हो रही है। उसमें से एक होता है स्थावर, एक होता है जांगम और तीसरी होती है पार्थिव। स्थावर औषधि यानी कि जो औषधियां हमें झाड़ पान से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती हो, उसमें से पेड़ की पत्ती हो गई, उसकी त्वचा हो गई, उसके मूल हो गए, उसके फल हो गए, उसका क्षीर हो गया, उससे जो मिलने वाली औषधियां है वो स्थावर औषधियों में आती है। पार्थिव का मतलब कि भूमि में से मिलने वाली, उसमें ज्यादातर पार्थिव द्रव्य जैसे मिनरल्स होते हैं, उसमें लेड, मर्क्यूरी, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लोहा, वो सबसे बनी हुई औषधियों का प्रयोग होता है। और तीसरी होती है जांगम, जिसमें प्राणिज द्रव्यों का प्रयोग होता है, उसमें उनके दूध, घी, मांस, अस्थि वगैरह का प्रयोग होता है। लेकिन जब पार्थिव औषधियों का प्रयोग कुछ निश्चित मात्रा में और उनका जो शोधन कर्म है, शोधन यानी उनकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वो अगर नियत रूप से की जाए, जिस औषधियों में रस औषधि बोली जाती है, तो रस औषधि कुछ निश्चित मात्रा में निश्चित समय के लिए कोई प्रॉपर रोग के लिए जब वैद्य के द्वारा दी जाती है तो उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, क्योंकि पारद की जो भस्म होती है उसमें फ्री फॉर्म में मर्क्यूरी नहीं मिला जाता, क्योंकि आयुर्वेदिक शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो इतनी डिटेल है और इतनी शास्त्रोक्त है कि उसमें कोई मेटल फ्री फॉर्म में नहीं रहता। भस्म मीन्स वो इन्वर्ट नहीं हो सकता, रिपीट वापस नहीं आ सकता। तो ऐसी औषधियों के प्रयोग से किडनी, लीवर को डैमेज नहीं होता है। और ज्यादातर आयुर्वेद में बृहत रूप से स्थावर औषधियों का ही प्रयोग होता है। हाँ, कई बार स्थावर औषधियों में पॉल्यूटेड एरिया में से कलेक्ट की जाए तो उसमें भी कुछ ट्रेस एलिमेंट, हैवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि जो मार्गज हो, रास्ते के आजू बाजू से ली हुई औषधियों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।
तो हमारी औषधियाँ ज्यादातर वैद्य ऐसे ही प्रीफर करता है जो वाइल्ड एरिया से, जंगल एरिया से मिली हुई हो, ऐसी औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिए। अभी एक समाज में बहुत बड़ी बात है कि आयुष में सर्जरीज नहीं होती, आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते। आचार्य सुश्रुत को आज भी सर्जरी के पिता माना जाता है। द फादर ऑफ सर्जरी इज नोन एज आचार्य सुश्रुत। उन्होंने पूर्णतः यंत्र शस्त्र का वर्णन किया है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन आचार्य सुश्रुत में आज भी पूर्णतः सटीक रूप से मिलता है। आयुष मिनिस्ट्री ने भी एमएस किए हुए छात्रों को 52 से भी ज्यादा सर्जरी करने की गैजेट नोटिफिकेशन में परमिशन दी है। तो आयुर्वेद में भी सर्जरी उस काल में भी होती थी। उस काल में युद्धों का प्रभाव आज से भी कई गुना अधिक था, तो युद्ध के दौरान सर्जरी ही विकल्प है। आचार्य चरक भी कुछ कुछ व्याधियों में बोलते हैं ये धन्वंतर अधिकार है, ये आचार्य सुश्रुत का ये सर्जिकल इंटरवेंशन का अधिकार है। हाँ, कुछ सर्जरी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में सर्जरी का, इमरजेंसी मेडिसिन का उल्लेख पूर्णतः मिलता है और उसकी प्रैक्टिस जरूर से आगे हमें देखने मिलेगी। और एक बात ऐसी भी है कि सर पहले के जमाने में आज जो हो रहे वो रोग तो थे ही नहीं, जैसे कोरोना तो आयुर्वेद में लिखा ही नहीं था। ऑटो इम्यूनिटी आज के समाज का बहुत ही गंभीर प्रश्न ऑटो इम्यूनिटी होता है कि खुद की इम्यून सिस्टम जब खुद के विरुद्ध में काम करे, उसमें सोराइसिस है, रूमेटोड आर्थराइटिस है, एसएलई है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्याधियों का तो आयुर्वेद में वर्णन ही नहीं है। तो उसका जवाब आचार्य वाग्भट देते हैं। आचार्य वाग्भट जब आम का व्याख्यायित करते हैं तो आम की व्याख्या में श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता कहते हैं। उसमें जो बलभ्रंश है, बल मतलब क्या, शरीर की खुद की क्षमता जो शरीर के विरुद्ध में काम करे। बलभ्रंश, बल क्षय नहीं है, वहां पे भ्रंश, बल यानी खुद का काम बल नहीं कर रहा है, विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसका मतलब हो रहा है बलभ्रंश। ज्यादातर हम रूमेटिज्म के पेशेंट को आमवात के अंतर्गत लेते हैं और आमवात एक आम से हुआ जो अपक्व अन्न रस से हुआ व्याधि है, उसकी चिकित्सा करने से उसमें पूर्णतः परिणाम मिलता है। और कोरोना जैसी व्याधि जो डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर आज समाज में आ रहे हैं कि जो नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस है, तो आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा नामक अध्याय बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है। उसमें दोष आधारित, दूष्य आधारित, धातु आधारित, महाभूत आधारित ज्वरों का वर्णन है। तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य के उस व्याधि को देखा जाए तो उस व्याधि के लक्षण आज के जो डिसीज मानव जात में मिल रहे हैं उससे पूर्णतः मिलते हैं, पूर्णतः सम्मिलित है, और वो सबकी चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा शक्य है। लेकिन पहले जो बताया, रोगी जितनी साध्य अवस्था में वैद्य के पास पहुंचता है उतनी ही सरलता से उसकी चिकित्सा हो सकती है। जब वो रोगी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद वैद्य के पास आता है तो वैद्य के लिए और वो रोगी के लिए उसकी चिकित्सा उतनी ही कठिन हो जाती है। तो जब भी कोई छोटा मोटा लक्षण अपने शरीर में दिखे तो आतुरता से आतुर बने, स्वयं रोगी न रहे। इसीलिए आचार्य चरक आतुर के गुण बोलते हैं, रोगी के गुण नहीं बोलते। आतुर बने, वैद्य से प्रॉपर परामर्श जरूर करें। आशा करता हूं कि आप ऐसी आयुर्वेद के बारे में जो भ्रमणा आपके मन में पाल के बैठे हैं उससे बाहर निकले। वीडियो में दी गई माहिती आपके जीवन में उपयोगी रहे। धन्यवाद।